क्लास में हम चर्चा कर रहे थे भारत में राष्ट्रवाद उदय के कारण, और ये भी बताया गया कि राष्ट्रवाद क्या होता है। फिर शुरू किया गया था कि भारत में जो राष्ट्रीय एकता की वृद्धि हुई और उसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुए, उसमें मैंने थोड़ा सा जिक्र आपको बताया था 1857 की क्रांति के। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। उस दिन भी बताया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सन 1885 ईस्वी में मुंबई में हुई थी। इसके संस्थापक ए.ओ. ह्यूम थे। ये एक ब्रिटिश नागरिक थे जो सेना में अधिकारी रह चुके थे, और उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। अब आपके एक प्रश्न बार बार इसको देखकर उठता होगा मन में कि एक ब्रिटिश नागरिक ने उस संस्था की स्थापना की जो संस्था आगे चलकर भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में पूर्णतः भाग लेते हुए और भारत को आजादी में अपना मुख्य योगदान दिया। अब इसके लिए आपको यह समझना होगा कि जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई उस समय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे। तो बात करें कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के उद्देश्य क्या थे। अगर आपके ये विचार में प्रश्न कर रहा हो कि देश को आजाद कराना, देश को स्वतंत्र कराना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य था, तो यह सही नहीं होगा। क्योंकि जिस समय यह संस्था बनी उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का यह उद्देश्य दूर दूर तक नहीं था। यह संकल्प तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 में लिया गया कि हम पूर्ण स्वराज से कम हमें कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर क्या उद्देश्य थी उस समय जब कांग्रेस ये बनी कांग्रेस, तो उस समय क्या इसकी स्थापना के उद्देश्य थे। इस विचार करना होगा, इस पर विचार। सबसे पहले तो इसका उद्देश्य यह था कि भारतीय नागरिकों को एक मंच पर जोड़ना, एक मंच पर लाना, और जो है ब्रिटिश शासन में सहयोग करना। ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा कि ब्रिटिश शासन में सहयोग करना, भारतीय नागरिकों के जो है मांगों को सरकार तक रखना, देश को संगठित बनाना, आंदोलनों का नेतृत्व करना, लोगों के हितों की, नागरिकों के हितों की रक्षा करना, इन उद्देश्यों के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। प्रारंभिक काल में राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य यह नहीं था कि हमें स्वतंत्रता, स्वाधीनता, हाँ ये जरूर था कि हम जो है नागरिकों के हितों के लिए हमेशा जो है अग्रसर रहें, सरकार की तरफ आंदोलन भी करें, सरकार से मांग रखें, ये जरूरी था। अब बात करते हैं उद्देश्य के बाद
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अगर इस संस्था का हेलो हेलो हम बाद में बात करते हैं, पढ़ा रहे हैं, बाद में बात करते हैं। इस संस्था का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो संस्था बनी, अगर यह उस रूप में देखें तो इस संस्था का जीवन काल अगर हम निकालें तो 1885 से 1947 तक यह एक अलग संस्था दिखेगी, और उसके बाद की जो कांग्रेस है वह तो राजनीतिक दल के रूप में आपको कांग्रेस दिखेगी। तो 1885 से लेकर 1947 के बीच के कांग्रेस के जीवन काल को 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। जरा ये देखें, कांग्रेस का जीवन काल। पहला जो भाग है उसे हम उदारवादी काल कहते हैं। उदारवादी काल, जो जिसे दूसरा भी नाम दिया गया है नरम दल। अठारह से लेकर 1905 तक उदारवादी काल माना जाता है। दूसरा है उग्रवादी काल। जिसे हम गरम दल कहते हैं। इसका जीवन काल 1905 से 1919 तक। तीसरा गांधी युग। 1920 से 1947 तक। 3 चरणों में कांग्रेस के जीवन काल को हम बांटकर अध्ययन करते हैं। सबसे बात जो हमें मुख्य रूप से पाठ्यक्रम में रखा गया है पढ़ने के लिए, इस राष्ट्रवाद के विकास के रूप में या राष्ट्रवाद के परिणाम के रूप में, वो गांधीवादी युग को रखा गया है। यानी 1919 से अगर आपके पाठ्यक्रम में विशेष रूप से आपको पढ़ना है, लेकिन कांग्रेस के ये दोनों जीवन काल को भी समझना होगा। कभी अचानक गांधी युग नहीं आ गया, तभी आपको समझ में आएगा पूरी कहानी। विस्तृत चर्चा न करते हुए आज हम आपको बात करेंगे उदारवादी काल और उग्रवादी काल पर। अगले दिन जब भी आप पढ़ाई होगी उसमें आपको गांधी युग के बारे में बताया जाएगा। तो आज चलिए शुरू करते हैं कांग्रेस का उदारवादी काल। इस कांग्रेस के उदारवादी काल में अगर आप देखें, जैसा इसका नाम है उदारवादी काल, नरम दल,
तो इसका कार्य नामकरण जब रखा जाता है किसी भी चीज का, तो उसके जरूर उस नाम के अनुरूप उसमें कार्य पाणित होते हैं। उदारवादी का यहां मतलब था कि कोई भी याचना हम शांतिपूर्ण तरीके से आवेदन के द्वारा हम सरकार से करेंगे, हिंसा का कोई स्थान नहीं होगा। ये उदारवादी का कहलाया। इसको हम प्रार्थना युग भी कहते हैं, आवेदन का युग भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में कांग्रेस के नेताओं ने सरकार से जो भी भारतीय नागरिकों के हितों के लिए जो भी मांगे रखी वो प्रार्थना आवेदन के रूप में ही रखी, इसलिए इसे प्रार्थना काल आवेदन का युग भी कहा जाता है। वैसे तो इसमें इस काल में भारतीय नागरिकों के लिए नौकरी, शिक्षा, मालगुजारी कम करने आदि की भारतीय सरकार से याचना की गई, मांग की गई। भारत सरकार ने भी उस समय ब्रिटिश सरकार, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के शासक थे, उन्होंने इस पर विचार भी किया। इस काल में बहुत महत्वपूर्ण कोई विशेष काम तो नहीं हो सका, ये ऐसे ही याचना मांगे चलती रहीं, सरकार उस पर सुनती भी थी, नहीं भी सुनती थी, ऐसे चलता रहा। सन 1890 ईस्वी में कांग्रेस का एक शिष्टमंडल लंदन गया अपनी याचना लेकर, अपनी मांग लेकर। अठारह सौ 1990 में कांग्रेस का शिष्टमंडल लंदन गया। इसकी मांग के अनुसार ही ब्रिटिश सरकार ने 1892 में काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट बनाकर भारत भेजा, जिसमें कई सुधारों का प्रावधान था। तो इस काल में भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा की मांग होती रही। सरकार उसमें कुछ मांगों को मानती थी, कुछ नहीं भी मानती थी। यही काम दिखाई पड़ा, और ऐसे ही मांग का यह युग होते होते ये युग समाप्त भी हो गया। इस उदारवादी काल के जो प्रमुख नेता थे, कभी कभी पूछा जाता है आपको परीक्षा में कि उदारवादी काल के प्रमुख नेताओं का नाम लिखिए, बताइए, जिसमें दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, रास बिहारी घोष, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले जैसे नेताओं का नाम शुमार है। ये सभी गोपाल कृष्ण गोखले, मदन मोहन मालवीय, रास बिहारी घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, ये सभी उदारवादी काल के नेता थे, प्रमुख नेता थे। अब बात आती है, उदारवादी काल जब समाप्त होता है, वहां से जहां से भारतीय इस राष्ट्रीय आंदोलन में कहीं ना कहीं जो है कि हिंसा की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है, वह है 1905, जिसको हम इस सन को विशेष रूप से दो रूपों में जानते हैं, बंगाल का विभाजन या इसे एक नाम और भी दिया गया है, बंग भंग आंदोलन। यहां
से अगर राष्ट्रीय आंदोलन में हिंसात्मक प्रवृत्ति आई, इसीलिए यहां से बहुत से राजनीतिक भारतीय विचारक ये मानते हैं कि यहां से जो है उग्रवादी प्रवृत्ति की शुरुआत हुई, इसलिए इस काल को उग्रवाद कहा जाता है, उग्रवादी काल कहा जाता है या गरम दल कहा जाता है। वैसे जिस प्रकार से नरम दल के प्रमुख नेता के नाम बताया गया, उस तरह से गरम दल के 3 नाम बड़े प्रमुख हैं, जिनको शॉर्ट में कहते हैं लाल बालपाल, लाल बालपाल। ये 3 नाम बड़े प्रमुख हैं जो उग्रवादी काल के नेताओं में है। लाल का मतलब लाला लाजपत राय, बाल का मतलब बाल गंगाधर तिलक और पाल का मतलब होता है बिपिन चंद्र पाल। लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल, ये 3 प्रमुख नाम है। अब आगे बात किया जाए बंगाल विभाजन की। 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल प्रांत को 2 भागों में बांट दिया, पूर्वी और पश्चिमी बंगाल। बंगाल के विभाजन का जो आधार जनमानस में प्रसारित किया गया, वो ये बताया गया लॉर्ड कर्जन द्वारा कि जो है बड़ा प्रांत होने के कारण इसके विकास में अवरोध उत्पन्न हो रहा था, इसलिए इसे छोटा करके प्रगति युग पथ पर लाया गया है। लेकिन लॉर्ड कर्जन का वास्तविक भाव ये नहीं था, क्योंकि उसने बंगाल को सांप्रदायिकता के आधार पर बांटकर कोशिश की कि यह अलग अलग रहेंगे, आपस में लड़ते रहेंगे, जिससे प्रशासन करने में, शासन करने में आसानी होगी। इस कारण जो है बंगाल का विभाजन लॉर्ड कर्जन ने 2 भागों में कर दिया। भारतीय जनमानस इस बात को, लॉर्ड कर्जन के आंतरिक भाव को समझ गई और बंगाल में उत्तेजक घटनाएं इसके विरोध में शुरू हो गई। सार्वजनिक स्थानों को क्षति पहुंचाना, सार्वजनिक वस्तुओं को क्षति पहुंचाना, आगजनी की घटनाएं शुरू हो गई। नागरिकों ने इसका घोर विरोध किया, बंगाल विभाजन का, और इसी आंदोलन को बंग भंग आंदोलन का नाम दिया गया। और यहां इसी घटना से हिंसा की प्रवृत्ति शुरू हुई भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में, इसलिए इसे यहां से हम मानते हैं कि उग्रवादी काल का शुरुआत हुई। अब आइए अगले चरण में आगे बढ़ा जाए। उन्नीस सौ 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसके संस्थापक तो माने जाते हैं आगा खां, इसकी ढाका में स्थापना हुई। उन्नीस सौ 6 ईस्वी में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। इसकी स्थापना में कई लोगों ने बड़ा अपना योगदान दिया, जिसमें सर सैयद अहमद खां का भी महत्वपूर्ण योगदान था, लेकिन संस्थापक इसके आगा खां माने जाते हैं। मुस्लिम लीग की स्थापना हम आपको क्यों बता रहे हैं?
क्यों यह घटना जुड़ी हुई है क्या? क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अगर एक धुरी पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी तो दूसरी धुरी बनी मुस्लिम लीग। और भारत का जो विखंडन हुआ 1947 में, उसमें मुस्लिम लीग ने अपनी अहम भूमिका अदा की। इसलिए मुस्लिम लीग को जानना। अब हम आपको बता दें कि इसके उद्देश्य क्या थे, मुस्लिम लीग की स्थापना के अगर उद्देश्य क्या थे। विशेषकर इसका उद्देश्य दो प्रमुख उद्देश्य थे, दो तीन कह लें, उसे तो 5-10 पढ़, लेकिन जो मुख्य 2-3 बातों पर इसका मुख्य उद्देश्य आपको समझ में आ जाएगा। पहला तो यह था कि ब्रिटिश सरकार की चटुकारिता करना, पहला उद्देश्य इसकी स्थापना का। और दूसरा उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना। ये दो उद्देश्य इसके उजागर थे एकदम। इसके अलावा मुस्लिम संप्रदाय के लिए संघर्ष करना, उनके लिए पृथक राज्य की मांग रखना, उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का मांग रखना, उनके लिए जो है कहा जाए कि विशेष अधिकारों की मांग रखना, ये सब मुस्लिम लीग के स्थापना के उद्देश्य थे। चूंकि मुस्लिम लीग का इसी तरह से काम चलता रहा और कांग्रेस के जरूर कार्यों में कहीं ना कहीं बाधा उत्पन्न होती रही। बात आगे फिर मुस्लिम लीग की करेंगे। चूंकि मुख्य बात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हो रही थी, चूंकि इसी बीच में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, इसलिए थोड़ा सा हमने आपको लाया। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ। उन्नीस सौ 7 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन सूरत में हुआ और सूरत में जब यह अधिवेशन हुआ तो कई विचारक ये भी मानते हैं कि यहां से शुरू हुआ उग्रवादी काल, क्योंकि 1907 ईस्वी में जब इस अधिवेशन में कांग्रेस दो विचारधाराओं में बंट गई। एक विचारधारा वही पुरानी विचारधारा थी, याचना करना, आवेदन करना, प्रार्थना का युग, लेकिन दूसरी विचारधारा इसके विपरीत थी। यह विचारधारा इस बात पर बिल्कुल सहमत नहीं थी कि अब वह समय नहीं रहा कि हम अपने अधिकारों के लिए याचना करें, प्रार्थना करें, आवेदन करें, बल्कि हमें तो अपने अधिकारों को छीनना होगा, बल्कि हमें अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना होगा। हमें अपनी रोटी भीख में मांग कर नहीं चाहिए, बल्कि छीन कर लेनी होगी। इसलिए इन दोनों विचारधाराओं में स्वभावतः संघर्ष उत्पन्न हुआ और इस कारण कांग्रेस 1907 में विभाजित हो गई और विभाजित होकर दो भाग बन गए। एक जो चला आ रहा था उदारवादी प्रवृत्ति और दूसरा बना उग्रवादी प्रवृत्ति वाला कांग्रेस। चूंकि पाठ्यक्रम में है नहीं, इसलिए संक्षिप्त रूप से इसके परिणाम स्वरूप 3 प्रमुख भारत के राज्य, बंगाल, पंजाब, महाराष्ट्र, इन तीनों प्रांतों में हिंसा का स्वरूप चरम पे रहा। आंदोलन हिंसात्मक रहा। कितने सार्वजनिक वस्तुओं को क्षति पहुंचाई गई, कितने सरकारी प्रशासनिक अधिकारी जो ब्रिटिश नागरिक थे उनको या तो जान से मार दिया गया या मारने की कोशिश की गई। इस तरह से पूरा यह संघर्ष हिंसात्मक रहा, इसलिए इसको उग्रवादी काल के नाम से इसीलिए जाना जाता है। इसी बीच 1909 ईस्वी में
मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया। कि भारतीय जनमानस में जो ये आंदोलन भड़का है, इस मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के द्वारा उसकी गति कम की जाए, लोगों को सांत्वना दिया जाए। लेकिन मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी उसकी गति को रोक नहीं पाया। फिर भी ये जान लें संक्षिप्त में कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में प्रमुख बातें क्या थी। प्रांतीय और केंद्रीय सभाओं में भारतीयों की सदस्य संख्या बढ़ाई गई। प्रांतीय विधानसभाओं में भारतीय सदस्यों को प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। निर्वाचन का अधिकार संप्रदाय बनाया गया कि निर्वाचन संप्रदाय के आधार पर होगा। ये सब मुख्य बातें थी, लेकिन इससे भारतीय संतुष्ट नहीं हुए और अपने आंदोलन को आगे बढ़ाते रहे। इसी बीच वो समय आ गया जब जो है 1914 में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया। प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्रों के बीच हुआ। मित्र राष्ट्रों में विशेष रूप से फ्रांस, ब्रिटेन, रूस थे। चूंकि हम ब्रिटेन के ही उपनिवेश थे, इसलिए ब्रिटेन चाहता था कि भारत के लोग इस युद्ध में तन मन धन से ब्रिटेन का साथ दें। इसलिए जो है भारत के लोगों से अपील की गई कि वो इस विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार का साथ दें। युद्ध के पश्चात उनकी मांगों पर विचार किया जाएगा। उसका परिणाम भी देखने को यही मिला कि जो आंदोलन था वो शिथिल हो गया, कमजोर हो गया, ठंडा पड़ गया और जो है चलता रहा। विश्व युद्ध का समय 1914 से लेकर 1918 तक था। इसलिए इस बीच में बहुत कोई गतिविधि आंदोलन की नहीं दिखाई पड़ी। एक दो घटनाएं हैं छोटी मोटी जिसका जिक्र हम आपको कर देते हैं, लेकिन कोई बहुत गतिविधि इस काल में, आप प्रथम विश्व युद्ध के समय काल के बीच में भारत में राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं दिखाई पड़ी। 1916 में दो घटनाएं हुई। एक लखनऊ समझौता और दूसरा जो है होम रूल की स्थापना। क्योंकि पहले बता चुके हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना का उद्देश्य में एक उद्देश्य यह भी था कि कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना। लेकिन कांग्रेस चाहती थी कि मुस्लिम लीग हमारे साथ मिलकर काम करे, जिससे हम अपने आंदोलन को और धारदार कर सकें और तेज कर सकें, जिससे ब्रिटिश शासन को हम झुका सकें। इसलिए 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ, जिसमें कुछ वीटो पावर या कहा जाए विशेष अधिकार मुस्लिम लीग को दिए गए, जिसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र, मुसलमानों के लिए कुछ विशेष अधिकार सम्मिलित थे। लेकिन क्या यह समझौता मुस्लिम लीग को अपने क्रियाकलाप में बदलाव के लिए या कांग्रेस के सहयोग के लिए अग्रसर कर सका? यह प्रश्न था। फिर अगर हम कहा जाए
कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती, तो मुस्लिम लीग का भी वही रवैया था कि आप समझौता या कुछ भी कर लें, वो कांग्रेस की नीतियों का विरोध करना नहीं छोड़ पाई। और इसलिए इस समझौते का भी कोई बहुत महत्व नहीं रह गया। इसी बीच जो है अंडियार में श्रीमती एनी बेसेंट और पुणे में बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना पर जोर दिया। 1916 में उन्होंने अपनी पत्रिका, अगर देखा जाए तो एनी बेसेंट की कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, इन दो पत्रिकाओं के माध्यम से देश में होम रूल लीग की व्यापक नीतियों का प्रसार किया। इसी तरह से मराठा और केसरी, बाल गंगाधर तिलक की ये दो पत्रिकाएं, उन्होंने भी अपना होम रूल लीग के बढ़ाने में अपना योगदान दिया। एक घटना और हुई इस बीच में जो 1917 में घटी। क्योंकि उस समय चेस्टफोर्ड भारत के जो है वायसराय थे और मॉन्टेस्क्यू भारत दौरे पर आए। मॉन्टेस्क्यू जब भारत दौरा पर कर लिए तो उसके बाद जो है भारत की परिस्थितियों का अवलोकन करने के बाद दोनों ने कुछ नियम बनाए, जिसे मॉन्टेस्क्यू चेस्टफोर्ड अधिनियम कहा जाता है। उसमें बहुत सी बातें थी, लेकिन जो मुख्य बात यह थी कि केंद्रीय विधानसभा जो थी उसको 2 सदनों वाला बनाया गया। यही नहीं, जो है सुधारों के लिए प्रांतीय विधानसभाओं का भी विस्तार किया गया। लेकिन क्या इस ऐसे अधिनियमों से भारतीय जनमानस को संतुष्टि मिल गई? यह प्रश्न खड़ा था। ऐसे सुधारों से भारतीय जनमानस संतुष्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सपना कुछ और अपने अंदर रखा हुआ था कि अगर ये युद्ध समाप्त होगा तो हमें हमारी जो मांगे हैं उस पर सरकार पूर्ण रूप से ध्यान देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि 1919 में रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार ने ला दिया। ये रॉलेट एक्ट क्या था? रॉलेट एक्ट एक प्रकार से कठोर कानून था, और यह कानून का अगर मूल भाग आप समझ लें कि किसी भी भारतीय नागरिक को बिना उसका अपराध बताए पुलिस गिरफ्तार कर सकती थी। यह अधिकार दे दिए गए पुलिस को इस रॉलेट एक्ट के द्वारा, क्योंकि आंदोलन बढ़ रहे थे और उस आंदोलन को दबाने के लिए अंग्रेजों ने यह रॉलेट एक्ट लाया। भारतीय जनमानस में इस रॉलेट एक्ट के खिलाफ काफी क्रोध उत्पन्न हुआ, और उसका परिणाम रहा कि 13 अप्रैल 1919 को कांग्रेस ने पंजाब के अमृतसर में एक जनसभा का आयोजन किया। 13 अप्रैल 1919 को कांग्रेस ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए पंजाब के अमृतसर में एक जनसभा का आयोजन किया। ये जनसभा बड़े शांतिपूर्ण तरीके से चल रही थी। काफी लोगों ने, अधिक संख्या में लोगों ने इस सभा में भाग भी लिया था। यह सभा अमृतसर के जलियांवाला बाग में स्थापित, जलियांवाला
वाला बाग में आयोजित था। ये जलियांवाला बाग की कुछ अपनी खासियत थी, विशेषता थी। ये बाग बहुत बड़ा था, जहां कई हजारों लोग एक साथ एकत्रित हो सकते थे। पानी पीने के लिए कुएं की व्यवस्था थी। लेकिन इस एक विशेष व्यवस्था में इस बाग में प्रवेश और निकास के द्वार एक ही थे। ये 13 अप्रैल को रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में जनसभा शांतिपूर्ण तरीके से पूर्ण अपने चरम पर थी। तभी जनरल डायर अपने सैनिकों के साथ पहुंचकर और अपने सैनिकों को आदेश देता है प्रवेश द्वार से ही गोली चलाने के लिए। जब गोली चलती है तो स्वाभाविक है भीड़ में भगदड़ मचना। कितने लोगों को गोलियों से, कितने लोगों को दबकर, कितने लोग कुएं में गिरकर, तमाम तरीकों से एक साथ हजारों की संख्या में लोग मृत्यु को प्राप्त हुए। पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चाहे आप जहां से भी पढ़ना समझते हो, 1857 से पढ़िए, उससे पहले से पढ़िए, या 1947 के बीच में जितनी भी घटनाएं घटी हैं, जितने भी, यह एकमात्र घटना है पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में कि एक साथ इतने लोग शहादत दिए या इतने लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए पूरे राष्ट्रीय आंदोलन में। इसीलिए इस घटना को जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहा जाता है। और आप देख रहे हैं, जब से ये कहानी मैंने शुरू किया है तब से हिंसात्मक प्रवृत्ति की रूपरेखा ही दिखाई दे रही। इसलिए इसी काल को उदारवादी काल के स्थान पर उग्रवादी काल नाम, क्योंकि उदारवादी काल में याचना प्रार्थना का युग कहा होता है, यहां हिंसा का स्वरूप दिखा, इसलिए इसे उग्रवादी काल या गर्म दल कहा गया। लेकिन इसके बाद जब 1920 में असहयोग आंदोलन शुरू होता गांधी जी का, वहां से गांधी युग का प्रारंभ हुआ। तो आज आपने उदारवादी काल और उग्रवादी काल पढ़ा कांग्रेस का। अब अगले टर्न पर आपको गांधी युग की चर्चा होगी। जय हिंद, जय भारत।